बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 8 को स्टडी कर रहे हैं और आज हम जो लास्ट लेक्चर उसकी कंटिन्यूटी में ये लेक्चर है, इसमें हम मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन उनको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन्स के 3 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पढ़े और इस लेक्चर में हमारी टेक्स्ट बुक में बाकी जो 3 हैं उनको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए हम आगाज करते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन। माय डियर स्टूडेंट, अल्केन्स का जो चौथा है, फोर्थ वन मेथड ऑफ प्रेपरेशन, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब मैं अगर ये हमारी टेक्स्ट बुक में ये हेडिंग बना हुआ है, लेकिन अगर हम यहां पे लिख दें कि डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट्स ऑफ, यहां अगर हम सॉल्ट्स लिख दें, सॉल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यह ज्यादा बेहतर होगा। पहले हेडिंग के मान ही समझे। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जब तक आपको हेडिंग के मान ही नहीं आएंगे आप नीचे बात को समझ ही नहीं पाएंगे। पहले लफ्ज डीकार्बोक्सिलेशन देखो। डीकार्बोक्सिलेशन पहले है डी मीन रिमूवल, इखराज। यहां पे कार्बोक्सिले, इससे मुराद है कार्बन डाइऑक्साइड, और एशन मीन प्रोसेस। तो डीकार्बोक्सिलेशन क्या बना? वो प्रोसेस जिसमें आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है किधर से? साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। पहले तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं, हम इनको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH ग्रुप होगा हम उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा तो दे आर कॉल्ड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मसलन मेरे पास ये HCOOH है, दिस वन इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, या इट्स योपिक नेम इज मेथानोइक एसिड। सिमिलरली वी हैव CH3COOH, this one is called acetic acid, its yopic name is ethanoic acid. We have CH3CH2COOH, this one is called propionic acid and its yopic name is propanoic acid. Similarly we have CH3CH2CH2COOH, this one is called butyric acid and its yopic name is butanoic acid. और भी इसी तरह। अब ये जो मैंने आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे, इनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, सो दीज आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इन्हीं का ही जिक्र कर रहा हूं। अब इनसे हमने सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट आप जानते हैं सॉल्ट कैसे बनता है? व्हेन एसिड इज ट्रीटेड विद बेस वी गेट सॉल्ट अलोंग विद वाटर। वेरी कॉमन, आपने ये 6, 7, 8 मैट्रिक में ये बेतहाशा दफा पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरे पास जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जब मैं इनका किसी बेस से रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास सॉल्ट बनेगा अलोंग विद वाटर। अब मैं बेस कौन सा लूंगा? बेस में ले सकता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब मैं किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास इनका सॉल्ट बनेगा। मसलन स्टूडेंट, मेरे पास ये एसिटिक एसिड है, CH3C+OH, acetic acid. When it is treated with NaOH, sodium hydroxide, which is a base, we get sodium acetate plus water. My dear student, this sodium acetate is a salt of acetic acid. Similarly, you have another carboxylic acid, that is propionic acid. When it is treated with NaOH, the product obtained is called sodium propanoate. And this sodium propanoate is a salt. अब मुझे यहां पे क्या चाहिए? मुझे यहां पे सॉल्ट चाहिए इन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। मुझे यहां पे सोडियम एसीटेट चाहिए, मुझे यहां पे सोडियम प्रोपानोएट चाहिए। अब आप इनको लेकर आप इनकी डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। मसलन आपके पास ये क्या है? CH3C+O Na।
ये सॉल्ट है, इसमें से आप ये C डबल बॉन्ड O निकाल दें, ये निकाल दें। जब आप निकाल देंगे तो आपके पास ये CH3 ये बच जाएगा और हाइड्रोजन ऐड होके दिस विल बी द मीथेन। इस तरह ये आपके पास हासिल होता है। ये हम अब अगला सवाल ये आया कि हम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इससे CO2 निकालें कैसे, क्या यूज करें? तो सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 रिमूव करवाने के लिए वी यूज द सोडा लाइम। अब व्हाट इज सोडा लाइम? जरा सोडा लाइम को देखें माय डियर स्टूडेंट। मेरे पास जो सोडा लाइम है, सोडा लाइम हासिल होता है बाय सोकिंग, सोकिंग मीन भिगोना, भिगोना, बाय सोकिंग क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम को ना हम कैल्शियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला है, क्विक लाइम, बाय सोकिंग क्विक लाइम इन कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ड्राइंग द प्रोडक्ट, एंड ड्राइंग द प्रोडक्ट। ये जरा चीज को देखें। पहले आपको ना क्विक लाइम, क्विक लाइम कैसे हासिल करते हैं? माय डियर स्टूडेंट, लाइमस्टोन ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉल्ड लाइमस्टोन। जब आप लाइमस्टोन को वेरी हाई टेंपरेचर पर हीट करेंगे, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और ये आपके पास क्विक लाइम की फॉर्म में CaO की फॉर्म में आता है। क्विक लाइम, क्विक मीन बर्न्ड, ये बर्न्ड लाइम आता है। अब यही क्विक लाइम लें, इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड आई मीन कास्टिक सोडा उसमें भिगो लें, भिगोने के बाद इसको ड्राई कर लें। अब जब आप इसको ड्राई करेंगे, नाउ दिस इज वन इज कॉल्ड सोडा लाइम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोडा लाइम? सोडा लाइम इज CO2 एब्जॉर्बर। ये क्या करेगा? ये साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवाएगा, ये उसको रिमूव करवाएगा। और एक और भी टर्म याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बोनेट की शक्ल में रिमूव होती है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड इस सोडा लाइम इसके साथ मिलेगी, सोडियम कार्बोनेट बनता जाएगा और यूं वो आपके पास साल्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वो अल्केन में कन्वर्ट होता जाएगा। जरा एग्जांपल देखें। मेरे पास ये जर्नल, पहले मैं जर्नल रिएक्शन लिखता हूं। स्टूडेंट, दिस वन इज सोडियम कार्बोक्सिलेट, आई मीन दिस वन इज साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, दूसरी चीज, मैंने ना यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और यहां पे मैं CaO ले रहा हूं, CaO क्विक लाइम, NaOH, दिस वन इज कास्टिक सोडा। तो आपने क्विक लाइम को कास्टिक सोडा में सोक किया था, फिर इसको ड्राई किया था। तो ये जो इतना हिस्सा है ना, ये इतना हिस्सा, ये क्या बना रहा है? ये बता रहा है सोडा लाइम, ये सोडा लाइम बना रहा है। अब क्या होगा कि ये जो सोडा लाइम है, इसका ये वाला हिस्सा NaOH, ये क्या करेगा? ये इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवाएगा। देखिएगा स्टूडेंट, ये मेरे पास, ये मैं चेंज लाता हूं, ये Na और Na2 COOO, तो ये बना Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड किस शक्ल में निकलती है? कार्बोनेट की शक्ल में, सोडियम कार्बोनेट की शक्ल में। अब ये वाला H R को मिल गया, R इज द अल्काइल। जब अल्काइल को आप H दे देते हैं, दिस विल बी द अल्केन, और अल्केन ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आप एग्जांपल्स पे चले जाओ। स्टूडेंट, मेरे पास ना ये सोडियम एसीटेट है, कैसे बना? मैंने अभी आपको बताया कि जब आप एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपके पास बना, दिस विल बी द सोडियम एसीटेट। इट इज ट्रीटेड विद NaOH और CaO, इन दोनों को मैं क्या कहता हूं? दिस वन इज सोडा लाइम। लेकिन सोडा लाइम का वो हिस्सा जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है वो NaOH। मैं एक और आपको बात बताता चलूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हाइग्रोस्कोपिक। आप इसको ना
क्विक लाइम के साथ नहीं ना मिलाएंगे, ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा, वाटर अब्सॉर्ब करेगा। हम इससे CO2 रिमूव करवाना चाहते हैं, तो फिर हम CaO क्विक लाइम क्यों लेते हैं? क्विक लाइम इसको ड्राई रखता है, क्विक लाइम इसको मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं करने देता, और ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है। ये बात नोट करनी। अच्छा, अब इसमें भी वही स्ट्रेटेजी क्या है कि आपके पास ये इतना हिस्सा गौर से देख लो, Na और Na2CO3 Na2CO3 डी कार्बोक्सिलेशन हो गई, रिमूवल ऑफ CO2 हो गया, और ये H आके CH3 से मिल गया, तो CH3 से H मिलेगा तो क्या बन गया? CH4। दिस वन इज मीथेन, हम इसे मीथेन कहते हैं। तो यू कैन प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट। अब आप आ जाएं, 3 कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाया तो ये बन गया सोडियम प्रोपानोएट। ये आपके पास आ गया सोडियम प्रोपायोनेट, या प्रोपानेट भी कहते हैं, प्रोपायोनेट भी कहते हैं। अब इसका रिएक्शन करवाएं, वही स्ट्रेटेजी कि आप सोडा लाइम लेंगे और उसके लिए आप एरो के ऊपर CO लिखेंगे। अब ये इतना हिस्सा ये इसके साथ मिलेगा, ये बन गया Na2CO3, डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, ये हाइड्रोजन जाके इस CH2 के साथ मिल गया तो ये CH3 बना। तो CH3 और CH3 ये आप पीछे कई दफा पढ़ के आए हैं कि CH3 बॉन्ड CH3, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज ईथेन। ये पहला काम हो गया। इसमें आपने क्या किया? आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया, आपने सोडा लाइम से रिएक्शन करवाया, डीकार्बोक्सिलेशन हुई, रिमूवल ऑफ CO2 हुआ, और आपके पास अल्केन हासिल होता गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, वो पॉइंट आपने याद रखना है। देखो, ये आपके पास था सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड से सोडियम एसीटेट बना था। एसिटिक एसिड में कार्बन गिन लो, 1 और 2 कार्बन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसमें 2 कार्बन, लेकिन जो अल्केन आपके पास बना उसमें 1 कार्बन, यानी अल्केन में कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 कम है। यही बात इधर देखो, आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड था, आई मीन प्रोपानोइक एसिड, इसमें 3 कार्बन थे, 1 2 3, लेकिन इससे जो अल्केन बना उसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। मतलब क्या है? आप इस प्रोसेस से जो अल्केन हासिल करते हैं उसमें कार्बन एटम की तादाद कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 कम होती है। द अल्केन प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन हैज कार्बन एटम 1 लेस देन कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 लेस देन कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये ध्यान में रखना कि alkanes have 1 carbon less than corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और भी चीज है, ये आपने सोडियम एसीटेट लिया ना एसिटिक एसिड से, इससे पहले आपके पास फॉर्मिक एसिड था। ये मैं जो आप बात बता रहा हूं ये MCQ पूछा जाता है, जरा गौर से देख लें। फॉर्मिक एसिड द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, फॉर्मिक एसिड से सोडियम फॉर्मेट बना लें। अब ये आपके पास सोडियम फॉर्मेट है, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सोडा लाइम आपके पास अल्केन नहीं बना, आपके पास हाइड्रोजन गैस हासिल हुई। तो ये याद रखना कि सोडियम एसीटेट, सोडियम प्रोपानोएट जो हमने एग्जांपल पढ़ी, इनकी डीकार्बोक्सिलेशन से आपके पास अल्केन बन रहा है, लेकिन फॉर्मिक एसिड उससे सोडियम फॉर्मेट और उसकी डीकार्बोक्सिलेशन से आपके पास अल्केन नहीं बना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ये ध्यान में रखना स्टूडेंट। हम ना डीकार्बोक्सिलेशन इसको एक और तरीके से भी पढ़ते हैं, एंड दैट इज कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, अगर आप देखेंगे ना, दिस प्रोसेस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय एडोल्फ कॉब्स, और उसी के नाम पे हम इसे कहते हैं कॉब्स
इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। हम इसमें भी डीकार्बोक्सिलेशन से अल्केन प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ये जो है दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल को जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। द इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंपोज्ड ऑफ एनोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, and cathode it is connected to negative terminal of the battery, it carries the negative charge। और हम यहां पे इलेक्ट्रोलाइट भी देंगे, and that electrolyte is a concentrated solution of सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, जो अभी हम साल्ट पढ़ के, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, उसका आपने उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बतौर इलेक्ट्रोलाइट यूज करना। जरा आइए इसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये है, दिस वन इज सोडियम साल्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वन इज सोडियम कार्बोक्सिलेट, और मैं कह रहा हूं आपने इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है। जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे आपके पास प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, वो प्रोडक्ट में आपको ना याद करना। मैं चाहता हूं केमिस्ट्री आपको इस तरह याद हो जैसे ये मैं रिएक्शन समझाने जा रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, आप ना दो लें सोडियम कार्बोक्सिलेट, यानी RC≡ONA और फिर नीचे भी RC≡ONA, प्लस 2 वाटर ले लें HOH। अब आपने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। अच्छा जरा देखें, इस ऊपर वाले कार्बोक्सिलेट में जो CO2 है ये निकल गया, नीचे वाले में CO2 निकल गया। इसका मतलब है आपके पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आए। प्रोडक्ट में आप क्या लिखेंगे, 2CO2। दूसरी चीज, अब इसका जो Na है सोडियम, वो वाटर के OH से मिलेगा, NaOH बना। और ये दूसरे जो सॉल्ट मॉलिक्यूल है, इसका जो सोडियम है वो वाटर के OH से मिलेगा, एक और NaOH बना। इसका मतलब है हमारे पास 2 NaOH बन गए। तीसरी चीज है, ये वाटर के OH तो निकल गए, अब ये हाइड्रोजन रह गए। हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, H2। एक ही चीज बच गई अब, और वो क्या है, आपके पास दोनों कार्बोक्सिलेट के अल्काइल, ये दोनों अल्काइल आपस में मिलेंगे और आपके पास क्या हासिल होगा, अल्केन हासिल होगा। यानी ओवरऑल इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में आपके पास 4 प्रोडक्ट बने। क्या क्या, जरा देखें। आपके पास प्रोडक्ट आ गया R बॉन्ड R। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज अल्केन। कौन सा अल्केन है, सिमेट्रिकल अल्केन। प्लस आपके पास बना था 2 कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास बना था 2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2, और आपके पास H2 हासिल होता। अब इसमें कौन सी चीज है जो एनोड पे हासिल होती है, कौन सी चीज है जो कैथोड पे हासिल होती है, ये हम इसको देखेंगे। यानी हम पढ़ेंगे कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों हैं, दे आर ऑब्टेन्ड एट एनोड। ये MCQ की बात कर रहा हूं, MCQ जो पूछे जाते हैं। और हाइड्रोजन जो है ना, इट इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। कैसे, ये तो हमारा टारगेट है ना, इसको तो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, 2 बातें मैं आपको अभी तक जो मैंने डिस्कशन की है ना, इसमें 2 बातें मैंने कंक्लूड की। पहली बात, इस प्रोसेस के नतीजे में वी सिंथेसाइज सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल यानी सिमेट्रिकल अल्केन्स। अच्छा स्टूडेंट, ये सिमेट्रिकल अल्केन्स क्या होते हैं, ये वाले, ये सिमेट्रिकल अल्केन, यानी विच कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन। इवन नंबर 2 4 6 8, ऑड वाले हासिल नहीं होते, इवन नंबर कार्बन। सिमेट्रिकल अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। एक और चीज, वो भी MCQ है, CH4 दैट इज कॉल्ड मीथेन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। मीथेन कितने कार्बन है, 1, ऑड नंबर कार्बन है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय दिस मेथड। ये 2 बातें आपने ज़हन में बिठानी। अब आए, ये जो मैंने सारी डिस्कशन की, इसका मैकेनिज्म क्या है। माय डियर स्टूडेंट, पहले तो बात ये ज़हन में रखे ना
कि दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये पहली बात, कैरिड आउट, दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया, एनोड कैथोड आपने उसमें इंसर्ट कर दिए, इक्विप्ड कर दिए। अब आप उसमें ना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एसीटेट बना लो। आप एसिटिक एसिड लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाओ, आपके पास ये पोटेशियम एसीटेट बना। अब इस पोटेशियम एसीटेट का आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना। अब उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आपके पास चार चीजें होगी। कैसे? जो ही आप पोटेशियम एसीटेट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में, तो डिसॉल्व होने के साथ साथ इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है। पोटेशियम एसीटेट जो सॉल्ट है, दिस वन इज पोटेशियम एसीटेट, ये सॉल्ट है। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये आयोनाइज हो जाएगा। पोटेशियम आयन अलग हो गए, एसीटेट आयन अलग हो गए। आपने ना, मैं वो आगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने यहां पे स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पे दो पोटेशियम एसीटेट लें, हाइड्रोलिसिस हुई, दो पोटेशियम आयन बने, दो एसीटेट आयन, दिस वन इज एसीटेट आयन, दिस वन इज पोटेशियम आयन। यह हासिल हो। अब आपके पास जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया, उस इलेक्ट्रोलाइट में एसीटेट आयन्स हैं बहुतायत में, आपके पास पोटेशियम आयन हैं और वाटर भी, उसकी भी आयोनाइजेशन हुई, तो आपके पास हाइड्रोजन आयन भी हैं, आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन भी है। यानी चार किस्म के आयन्स उस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद हैं जो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लिया। अब एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा? आपने एनोड और कैथोड को बैटरी से जोड़ दिया। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। अब इन पे एसीटेट आयन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एनोड की तरफ जाएगा। अच्छा, OH नेगेटिव पे भी नेगेटिव चार्ज है ना, हाइड्रोक्साइड पे भी, जो वाटर की आयोनाइजेशन से मिला, वो भी एनोड की तरफ जाएगा। अब दोनों में से एनोड पे जाकर ऑक्सीडाइज कौन होगा? ऑक्सीडेशन मीन ऑक्सीडेशन, हाँ, द टेंडेंस, वैसे हम कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट, एसीटेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, मैं वो साथ लिख देता हूं, इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज, दोनों किधर गए? एनोड की तरफ। और आप जानते हैं एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। दोनों एनोड की तरफ जाएंगे, लेकिन वहां पे ऑक्सीडाइज होने में कौन कामयाब होगा? इलेक्ट्रॉन देने में कौन कामयाब होगा? वो एसीटेट आयन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा होता है। इसका मतलब है दोनों में से एसीटेट आयन ये एनोड पे जाएंगे, और हमने फर्स्ट ईयर में कई दफा पढ़ा है कि एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब जरा गौर से सुनो माय डियर स्टूडेंट, एक मैं टर्म इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, दैट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनता है? फ्री रेडिकल को मैं बड़ी डिटेल से, जब मैं अल्केन के रिएक्शन बताऊंगा ना, केमिकल रिएक्शन, वहां मैं फ्री रेडिकल को बड़ी डिटेल से डिस्कस करूंगा। यहां कुछ सीधा पॉइंट जरा ज़हन में रखें माय डियर स्टूडेंट। जब किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के दरमियान बॉन्ड नॉन पोलर हो, और आप जानते हैं अगर सिमिलर एटम के दरमियान बॉन्ड होगा तो वो नॉन पोलर होगा। अब ये जो बॉन्ड है जो नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर बॉन्ड हीट करने पर, लाइट एक्सपोज करने पर, या किसी ऑक्साइड की मौजूदगी में एनर्जी प्रोवाइड करने पर, ये नॉन पोलर बॉन्ड ये होमोलिटिकली इसकी फिशन हो जाती है। जब इसकी होमोलिटिक फिशन होगी तो हमारे पास ये फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज ना इस पे नेगेटिव चार्ज। फ्री रेडिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव बिकॉज दिस वन इज हाईली अनस्टेबल। मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर की हैं, क्या क्या पॉइंट बताए, ज़हन में रखना है। पहला पॉइंट, नंबर 1, जब सिमिलर एटम के दरमियान नॉन पोलर बॉन्ड होमोलिटिकली टूटता है तो उसके नतीजे में आपके पास फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल न्यूट्रल होता है,
फ्री रेडिकल अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होने की वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यानी ये ज्यादा देर स्टे नहीं करता, फौरन किसी ना किसी से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल की शक्ल में कन्वर्ट होता है। इन 3-4 बातों को ध्यान में बिठाना। अब हुआ क्या, ये जो आपके पास एसीटेट आयन है, दिस वन इज एसीटेट आयन। माय डियर स्टूडेंट, ये एसीटेट आयन एनोड के पास गया। ये ऊपर जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव का मतलब है ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे। ये देखो 2 2 4 5 1 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो इधर कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की शक्ल में मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपना है। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये कौन ले लेगा? एनोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी एसीटेट आयन एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, अब ये तो लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से अब ये फ्री रेडिकल बन गया, एंड दिस इज कॉल्ड एसीटेट फ्री रेडिकल। मैंने क्या कहा, मेरे पास ये आ गया ना CH3, इट्स ओके, दिस वन बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O के ऊपर मैं ये एक इलेक्ट्रॉन शो कर देता हूं, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का अपना है वो उसके पास मौजूद है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ये एनोड के पास चला गया, प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एनोड के पास चला गया, और इलेक्ट्रॉन का लॉस, दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गई। आपके पास एसीटेट आयन कितने थे? 2, तो हर एक ने एक एक दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, और आपके पास ये 2 बन, दीज आर कॉल्ड एसीटेट फ्री रेडिकल। क्या मैंने कहा? एसीटेट, इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट इज हाईली अनस्टेबल, सो वेरी रिएक्टिव, दिस वन इज ओवरऑल न्यूट्रल। ये सारा काम किसके ऊपर हो रहा है? एनोड के ऊपर। अब क्या होगा? अब नेक्स्ट एक बहुत अहम बात, इस सारे मैकेनिज्म में वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझा। माय डियर स्टूडेंट, इसमें जरा देखें, ये मेरे पास है, दिस वन इज एसीटेट, मैं दोबारा लिख रहा हूं इसे, एसीटेट फ्री रेडिकल। अब जरा गौर से देखना, अगर ये पॉइंट मैं आपको समझा गया तो समझे सारा टॉपिक में समझा गया। अब देखो, इसमें ना ये है अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन को देखो, इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड है, चूंकि सिमिलर एटम के दरमियान बॉन्ड है, ये नॉन पोलर है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। अब होता भला क्या है, अब ये जो फ्री रेडिकल बना, इट इज हाईली अनस्टेबल। अब इसके अंदर रीअरेंजमेंट होगी, वो कैसे? ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यहां इन्वेस्ट करेगा, हाफ एरो शो करना है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। इसका मतलब है कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने अपना दिया, यहां 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक आपके पास कार्बन का, एक ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से यहां एक बॉन्ड बन गया, यानी कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना। और दूसरा, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसका मतलब है ये यहां पे होमोलिटिक फिशन हुई, होमोलिटिक फिशन, उसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो ये आपके पास बन गया CH3, और इसके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एक फ्री रेडिकल बना, एंड दिस वन इज कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल। और दूसरा, ये कितने हैं? 2, तो ये मैं यहां पे 2 लिखता हूं। और दूसरी बात, जब ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहां पे एक बॉन्ड बन गया, अब अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये आपके पास बन गया CO2, तो आपके पास प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, लेकिन चूंकि हमारे पास 2 एसीटेट फ्री रेडिकल थे, इसलिए हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बने। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज इवॉल्व्ड एट एनोड, तो एनोड से ये इवॉल्व हुई। नेक्स्ट पॉइंट, आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल बने, कितने? 2, 1 2 मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये क्या करते हैं,
ये मिथाइल फ्री रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करता है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करता है, और यूं दोनों के दरमियान क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। और आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? मेरे पास प्रोडक्ट आ गया CH3 एंड CH3। दिस वन इज इथेन। ये आपके पास आ गया स्टूडेंट इथेन। और आप जानते हैं इथेन इज अ गैस। इसका मतलब है ये दो चीजें दे आर इवॉल्व्ड एट एनोड। ये एनोड पे हासिल होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस एट कैथोड? यू नो एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये रिएक्शन होता है। मैं जरा आपको ना थोड़ा सा डिटेल से समझाना चाहता हूं, जरा गौर से देखना स्टूडेंट। आपके पास ना ये है कैथोड, ये कैथोड, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये आगे जी कैथोड। इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहां से आए? वो इलेक्ट्रॉन जो एनोड से कैथोड की तरफ आए। अब वाटर HOH, वाटर कैथोड पे जाएगा। वाटर कैथोड पे जाकर ना यहां से आयोनाइज होगा। ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास बना OH नेगेटिव, और ये आपके पास क्या बना? H पॉजिटिव। OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इसका मतलब है ये H पॉजिटिव, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, ये यहां पे जाएगा। H पॉजिटिव प्रोटॉन। यहां जब H पॉजिटिव जाएगा, प्रोटॉन जाएगा, यहां से H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट विल कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन एटम। ये मैंने एक वाटर की कहानी सुनाई आपको। आपके पास कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 2। एक वाटर मॉलिक्यूल गया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, H बन गया। दूसरा वाटर मॉलिक्यूल गया, एक और इलेक्ट्रॉन लिया, एक और H बन गया। 2H, 2 हाइड्रोजन एटम बने। और दोनों हाइड्रोजन एटम जब आपस में मिलेंगे तो आपके पास H2 हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन आइन, इसमें गए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और आपके पास H2 गैस इवॉल्व हुई। बाकी OH नेगेटिव सॉल्यूशन में चला गया। यानी हमने क्या कहा? 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, H2 बना, ये हाइड्रोजन गैस वहां पे इवॉल्व हुई एट कैथोड, और सॉल्यूशन में क्या चला गया? 2 हाइड्रोक्साइड आयन। अब सॉल्यूशन में पोटाशियम आयन भी मौजूद है जो आयोनाइजेशन से थे। ये हाइड्रोक्साइड आयन पोटाशियम आयन से मिलते हैं, और आपके पास पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता जाता है। ऑल दिस टेक्स प्लेस एट कैथोड। ये सब कैथोड पे होता है। हमारी बुक में एक सेंटेंस लिखा होता है स्टूडेंट, रिडक्शन हैज लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन। दिस रिएक्शन हैज लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन। ये जो हमने कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पढ़ा, इसके जरिए इथेन अल्केन प्रिपेयर करना ज्यादा मुफीद नहीं है। क्यों? क्या वजूहात है? कई वजूहात है। पहली वजह, नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स, हम क्या बनाने चले थे? हम तो अल्केन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट अल्केन के साथ साथ 3 और चीजें भी बन गई। CO2 बन गया, H2 बन गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इसका अब इन बाय प्रोडक्ट को ठिकाने लगाना यह मुश्किल है। और एक और चीज, आपके पास अल्केन्स obtained in impure form। अब आपके पास ये जो इथेन हासिल होता है, ये दोनों इथेन और CO2 दोनों एनोड पे हासिल होते हैं, यानी दोनों गैसेस मिक्स होकर आती हैं। अब इनको फिर सेपरेट करना पड़ता है। प्योरिफिकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जब आपको सिंथेसिस करते हैं तो सबसे बड़ा जो दर्देसार होती है वो है कि आप उस सिंथेसिस के बाद प्योर प्रोडक्ट हासिल करें। उसके लिए आपको बहुत सारे और स्टेप्स वो फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती है, और वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, साफ ज़रा वो कॉस्टली भी पड़ती है। हम चाहते हैं कोई ऐसा मेथड मिले जिससे हमारे पास प्योरीफाइड प्रोडक्ट हासिल हो, हम उसे फर्दर यानी मिक्सचर ना हासिल हो, प्योर प्रोडक्ट हासिल हो। तो ये इसमें प्रॉब्लम है कि हमारे पास प्योर प्रोडक्ट नहीं आता। दूसरा, इसमें एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है।
एनर्जी कंजम्पशन, यानी स्वादर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी मुसलसल कंज्यूम हो रही होती है, लिहाजा ये कॉस्टली पड़ जाता है। तीसरी एक और बात, आप इसमें ना सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर करते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड, लेकिन जो अनसिमेट्रिकल हैं, जो ऑड नंबर कार्बन रखते हैं, उनको प्रिपेयर नहीं कर सकते। और इसी में मैं कहूंगा, जो अभी भी मैंने जिक्र किया कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, आप इस तरीके से मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। माय डियर स्टूडेंट, मैंने जो आपको कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड समझाया, मैं आपको ना ये दोबारा समराइज करवाता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह याद कर सके, समझ सके। माय डियर स्टूडेंट, कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इसमें हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अब एक को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, इट विल कॉल द एनोड, और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से, जिसे हम कैथोड कहेंगे। आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एसीटेट। अब दिस वन इज द साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपके पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें 4 किस्म के आयन्स है, एसीटेट आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, पोटेशियम आयन है और हाइड्रोजन आयन। अब इसमें होता क्या है, पहले मैं ना एनोड की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, इसमें जो एसीटेट आयन है, ये एनोड की तरफ जाता है, और एनोड पे जाकर हर एसीटेट आयन एक इलेक्ट्रॉन देता है एनोड को। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आई मीन ऑक्सीडेशन हुई, जिसके नतीजे में आपके पास ये एसीटेट फ्री रेडिकल बना। अब इस एसीटेट फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल है। इसमें क्या चेंज आती है, इसमें चेंज ये आती है कि दोनों कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड है, इसकी होमोलिटिक फिशन होती है, और ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करके, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, और यूं ये आपके पास CO2 बना। दूसरा जो है आपके पास यहां पे मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। अगर आपके पास 2 एसीटेट आयन होंगे तो आपके पास 2 CO2 बनेगा और 2 आपके पास मिथाइल फ्री रेडिकल बनेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल हैं, ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन देकर दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, और यूं आपके पास ये CH3 ईथेन हासिल होगा। CO2 और ईथेन बोथ आर गैसेज एंड दे इवॉल्व एट एनोड। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ यह हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, जब उसकी आयोनाइजेशन हुई तो आपके पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बना। ये जो हाइड्रोजन आयन है, और पोटेशियम आयन भी मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन आयन इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड। हाइड्रोजन आयन कैथोड पे जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन एटम बनेगा। इस तरह ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये आपस में बॉन्ड बनाकर H2 गैस बनाएंगे, और H2 गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड। बाकी आपके पास सॉल्यूशन में ये जो पोटेशियम आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते जाते हैं। दिस वन इज कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास लास्ट है मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन, दैट इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स, पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को देखते हैं, ये क्या होते हैं स्टूडेंट। दिस वन इज कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, ये दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। और जिन कंपाउंड्स में ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, दे आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। और उसमें मैं किसको शामिल करूंगा, मैं एल्डिहाइड को शामिल करूंगा, मैं कीटोन्स को शामिल करूंगा। अब जरा इसमें देखें, एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड मेरे पास है C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, और इधर एक तरफ H, दूसरी तरफ आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, दूसरी तरफ आप कोई अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, मीथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी है, दूसरी तरफ आप कोई एराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इधर इनमें से कोई एक ग्रुप लगा सकते हैं। दूसरी चीज आ गई, ये तो हो गया एल्डिहाइड। अगर आप कीटोन की बात करेंगे ना, तो ये मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप, आपने दोनों तरफ इधर और इधर या तो आपने कोई अल्काइल ग्रुप लगाना है या आपने कोई एराइल ग्रुप लगाना है। अब ये एराइल ग्रुप क्या होते हैं, ये चैप्टर 9 में जाके हम स्टडी करेंगे। ये इन दोनों में, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हमने क्या करना है, हमने रिडक्शन करनी है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिडक्शन हमने इनकी करवानी है।
अब रिडक्शन क्या है, और रिडक्शन के कई डेफिनेशंस हैं, यहां जो काम आएगी ना, यानी रिडक्शन हम क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, लेकिन यहां पे क्या है, addition of hydrogen is called reduction, removal of oxygen is called reduction, here is addition of oxygen is called reduction, addition of hydrogen is called reduction. तो यहां रिडक्शन से मेरी मुराद है, यहां रिडक्शन से मेरी मुराद है addition of हाइड्रोजन, लेकिन स्टूडेंट कौन सी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, कौन सी हाइड्रोजन? मैं ना टेक्स्ट बुक के मुताबिक जा रहा हूं, टेक्स्ट बुक ने जो लिखा मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा इस बात को ध्यान में रखना। हम यहां पे ना नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे, हम नेसेंट हाइड्रोजन को कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड करेंगे, रिडक्शन उसकी करवाएंगे और इससे अल्केन हासिल होते जाएंगे। ये हमारा, इसको डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट एक और बात भी मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। मैंने आपको पढ़ाया दिस वन इज मिथाइल ग्रुप, दिस वन इज मिथाइल ग्रुप, बार बार मैंने आपको पढ़ाया। और अगर मैं CH2 लिखूं, दिस वन इज कॉल्ड मिथाइलीन ग्रुप, मिथाइलीन, मिथाइल। अब आपने काम क्या करना है, पहले ना जर्नल आप इस रिएक्शन को देखें। स्टूडेंट दिस वन इज कार्बोनिल कंपाउंड, आप इसको अल्डिहाइड या कीटोन कंसीडर करें, ये अल्डिहाइड है या ये कीटोन है। मैं इधर H लगाऊंगा अल्डिहाइड, दोनों तरफ अल्काइल एराइल लगाऊंगा कीटोन। हमने इसको कन्वर्ट करना है इसमें, C यहां H यहां H, यानी मैंने काम क्या करना है, अगर आप इसको गौर से देखो, मैंने ना इस ऑक्सीजन को हटाकर इसकी जगह पे मैंने हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवाना है। ऑक्सीजन को हटाना, लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। आप इसको कह लें डी ऑक्सीजनेशन मैंने करवानी है। डी ऑक्सीजनेशन इज, इन अदर वर्ड वी से डी ऑक्सीजनेशन मीन रिडक्शन, और मैंने हाइड्रोजन ऐड करवाना। अच्छा कैसे आप करवाऊं भाई, इसके लिए ना मुझे नेसेंट हाइड्रोजन यूज करनी पड़ेगी। ये नेसेंट हाइड्रोजन है, नेसेंट एटॉमिक न्यूबॉर्न। मैं ना 4 नेसेंट हाइड्रोजन के एटम लूंगा, 4, इनमें से 2 नेसेंट हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन को लेके H2O बना देंगे, ऑक्सीजन निकल गई, 2 हाइड्रोजन यूज हो गए। अब 2 हाइड्रोजन मौजूद है, वो 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे, और यूं ये आपके पास अल्डिहाइड कीटोन था, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया अल्कीन। अल्कीन, मैं 2 एग्जांपल आपको समझाता हूं, एक है 2 रिएक्शन समझाता हूं, एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, एक है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, आप इन दोनों मेथड्स के जरिए आप अल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेरी बात ध्यान में रखनी है, आप इन दोनों मेथड के जरिए कार्बोनिल कंपाउंड्स को अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, जरा गौर से देखना डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है कि ये जो हाइड्रोजन है, इसको प्रोड्यूस करने वाले, इसकी प्रोडक्शन करने वाला रिएजेंट कौन सा है, वो डिफरेंस है। जो क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, ये इसका आखिरी वक्त जो है वो अमेरिका में गुजरा था, इसने इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था, क्लेमेंसन। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ना जिंक Hg, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड जिंक अमलगम, जिंक अमलगम या अमलगेटेड जिंक, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दे विल प्रोड्यूस द नेसेंट हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ये 2 ऑक्सीजन से मिले तो H2O बन गया, वाटर प्लस, अब ये ऑक्सीजन निकल गया, अब 2 हाइड्रोजन कार्बन से मिले तो ये बन गया CH2, बाकी को मत छेड़ो, बाकी इधर CH3 रहेगा, बाकी इधर CH3 रहेगा, तो आपके पास ये क्या बना, दिस वन इज प्रोपेन, ये एक अल्केन बना। ये क्या था, ये कीटोन था और इसका नाम है एसीटोन। तो आपने क्या किया,
आपने एसीटोन में से ऑक्सीजन निकालकर आपने हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवाई और आपके पास अल्कीन बन गया। इस दौरान जो आपने रिएजेंट यूज किए वो ये है। अगर ये रिएजेंट यूज हो, द रिडक्शन इज कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक अमलगम और HCl। चूंकि इसमें HCl है, एसिड है, तो इट टेक्स प्लेस इन एसिडिक कंडीशंस। माय डियर स्टूडेंट, आप इसी तरह आप कीटोन की बजाय कोई एल्डिहाइड ले लो। जब आप एल्डिहाइड लेंगे उसकी रिडक्शन से भी आपके पास क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। एक और चीज, आपके पास ये एक और रिएक्शन आ गया। ये दो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, एक साइंटिस्ट है वुल्फ, स्पेलिंग देखो WOLFF, हमारी बुक जो है ना वो सिंगल एफ लिखती है, हालांकि डबल एफ, और दूसरा साइंटिस्ट था कृष्णर। तो इन दोनों ने इस रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें कोई एल्डिहाइड या कीटोन, ये मैंने एक एल्डिहाइड लिया, इट्स नेम इज एसेटल्डिहाइड, एसेट, द सेकंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली, फॉर्मल्डिहाइड के बाद एसेटल्डिहाइड, इसका ऐसा रिएक्शन। अब यहां पे आप जो रिएजेंट यूज करते हैं वो N2H4 है। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, N2H4 एंड KOH, दिस वन इज द बेस, और आप इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, आई मीन थर्मल कंडीशन। यहां भी वही अप्रोच है। वो क्या है कि 4 में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और आपके पास क्या बन गया? वाटर। बाकी जो 2 हाइड्रोजन बचे वो इस C के साथ मिलेंगे। कार्बन के साथ पहले एक हाइड्रोजन है, एक और 2 और आ गए, तो 3 हाइड्रोजन हो गए। तो वो CH3 तो पहले भी हमारे पास है, एक ये CH3 बना। तो दिस वन इज कॉल्ड ईथेन। एक लास्ट पे ना 2 बातें बताना, जरा गौर से सुनना। अच्छा, इसमें यह भी शामिल कर लो कि अगर ये रिएजेंट यूज होंगे तो वुल्फ किश्नर, अगर ये रिएजेंट यूज होंगे तो क्लेमेंसन। 2 बातें जरा। पहली बात स्टूडेंट, ये था मेरे पास कीटोन। कीटोन में आपके पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप था ना, कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हुआ इसमें, इसको हम क्या कहते हैं? दिस वन इज कॉल्ड मिथाइलिन, मिथाइलिन। तो जब कीटोन की रिडक्शन हुई तो कार्बोनिल ग्रुप मिथाइलिन में कन्वर्ट हुआ और वो दरमियान में और इस तरह अल्केन बना। इसी तरह ये है आपके पास एल्डिहाइड, ये जो मैंने लिखा दिस वन इज एल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। इसकी जब रिडक्शन हुई तो कार्बोनिल ग्रुप इट कन्वर्ट्स इनटू CH3 एंड CH3 इज कॉल्ड द मिथाइल ग्रुप। ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, इसको ज़हन में रखना। अब बाज़ दफा क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है जनाब के डिफरेंशिएट बिटवीन क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो बुनियादी तौर पर 3 डिफरेंसेस हैं बुनियादी तौर पर। पहली बात, हम ना रिएजेंट का जिक्र करेंगे, हम कहेंगे कि इन क्लेमेंसन जिंक अमलगम एंड HCl दे आर यूज्ड एज रिएजेंट, reducing agent कह लो, while in Wolff Kishner reduction hydrazine KOH and thermal condition they are used। दूसरी अहम बात, क्लेमेंसन रिडक्शन में we use the acidic nature, acidic conditions, HCl यूज हो रहा है, while in Wolff Kishner reduction we use the basic condition, basic medium यूज होता है, acidic medium in Wolff क्लेमेंसन while the basic medium in Wolff Kishner। तीसरी बात, उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बात को गौर से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट। ये जो होते हैं ना एल्डिहाइड, ये कीटोन की निस्बत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और एसिडिक कंडीशन में, एसिडिक मीडियम में एल्डिहाइड ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी रिडक्शन के काबिल ही नहीं रहता। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जो सेंसिटिव हो, जो एसिड सेंसिटिव हो, आप उनकी रिडक्शन, आप उनको अल्केन में क्लेमेंसन मेथड से ना करें। इसका मतलब क्या हुआ? बेहतर है कीटोन के लिए आप क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करें और एल्डिहाइड के लिए आप वुल्फ किश्नर रिडक्शन बेहतर है। लेकिन अगर आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों में से किसी भी मेथड से आप रिड्यूस करना चाहते हैं, हो सकता है, लेकिन आप सेंसिटिविटी ऑफ मीडियम इसको मद्देनजर रखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने 3 चीजों को पढ़ा। हमने डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बाय यूजिंग द सोडा लाइम, फिर हमने वेरी इंपॉर्टेंट कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पढ़ा, और लास्ट में हमने कार्बोनिल कंपाउंड से हम अल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं।
मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।